आज ध्यान पर राजनीति भी बहुत हो रही है। आज आखिरी चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कन्याकुमारी पहुंच गए, जहां वो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 39 घंटे और 15 मिनट तक ध्यान लगाएंगे और इसीलिए पूरा देश इस खबर को आज बहुत ध्यान से देख रहा है। आज कन्याकुमारी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले उस मंदिर में पूजा अर्चना की जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है और इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भारत में स्थित 108 शक्ति पीठों में से एक है और इस मंदिर का इतिहास 3000 वर्षों से भी पुराना है। और आज से 131 वर्ष पहले जब स्वामी विवेकानंद वर्ष 1892 में कन्याकुमारी आए थे, तब उन्होंने भी समुद्र की इसी शिला पर ध्यान लगाने से पहले इस मंदिर में भक्ति पाठ किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना ध्यान इसी मंदिर में दर्शन के साथ शुरू किया है। तस्वीरें देखिए। और इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और आप सब लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी वहां ध्यान की मुद्रा में लीन हो चुके हैं। इस समय वो ध्यान में हैं। ये ध्यान उन्होंने आज शाम को 6:45 पर शुरू किया, जो अब 1 जून को लगभग सुबह 10 बजे तक चलेगा और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी पूरे लगभग 39 घंटे और 15 मिनट तक ध्यान मग्न रहेंगे। इस दौरान वो किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये एक बड़ी बात होगी। इन अगले लगभग 40 घंटे तक वो कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, उनका उपवास रहेगा और सिर्फ नारियल पानी, अंगूर का जूस और पानी ही ग्रहण करेंगे, ऐसा सूत्रों से पता चला है। इसके अलावा ध्यान की इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी 40 घंटे तक मौन धारण करके रखेंगे और ध्यान मंडपम में जो एक ओम की बहुत बड़ी सी आकृति लगी है, वहां उसके सामने बैठ के वो अपना ध्यान करेंगे। तो ध्यान मंडपम में एक बहुत बड़ी ओम की आकृति है और उसी के सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और वहीं पर वो ध्यान मग्न है। कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम पहुंचने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी मां शारदा को भी नमन किया और इसके बाद स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए। और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ठीक उसी जगह जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, ध्यान मंडपम के ठीक सामने ओम की एक बहुत बड़ी सी आकृति है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वो जगह है। यहां पर ओम की एक बड़ी आकृति, ओम लिखा हुआ है और इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मग्न है। विपक्ष के नेताओं को यह ध्यान पसंद नहीं आ रहा। यह ध्यान विपक्ष के नेताओं का ध्यान भटका रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान के खिलाफ चुनाव आयोग में कहा है कि वो शिकायत करेंगे, क्योंकि यह ध्यान 1 जून तक चलेगा, जब चुनावों के आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं, ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और बेटा আপনি কি ধ্যান করুন, ধ্যান করলে কেউ ক্যামেরাকে নিয়ে ধ্যান করে? প্রতিবার দেখবেন ইলেকশনে, যেদিন লাস্ট ইলেকশন তার 48 ঘন্টা আগে কোথাও না কোথাও ঢুকে বসে থাকে আর লোককে দেখায় ধ্যান করছি, এয়ার কন্ডিশন হোটেল বানিয়ে নেয়। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे
देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करे कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है, ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब लगभग 40 घंटों तक इसी ध्यान में रहेंगे और ये ध्यान जो है वो विपक्षी नेताओं का ध्यान लगातार भटका रहा है। ये ध्यान ही अब अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और ये भी देखिए कितनी अजीब सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूं तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। वो 40 घंटे तक ना तो किसी से बात करेंगे, ना कोई फोन करेंगे, मौन व्रत धारण करके रखेंगे और ध्यान में लीन रहेंगे, यानी पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। फिर भी विपक्ष के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि वो उस बंद कमरे में बैठकर असल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके इस ध्यान का चुनाव के आखिरी चरण में होने वाली वोटिंग पर अब भी असर पड़ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। और अगर ऐसा है तो फिर सोचिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की एक शक्ति ही कही जाएगी कि वो बंद कमरे में हैं लेकिन फिर भी वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं, बिना बात किए और बिना दुनिया के सामने आए, बिना चुनाव प्रचार किए। पानी के लिए तरसते भारत की एक संघर्ष भरी कहानी दिखाएंगे और ये वो कहानी है जिसमें आपको नेताओं की संवेदनशीलता का सूखा नजर आएगा। भारत में हर साल औसतन 10 लाख लोग बेहतर जीवन के लिए गांवों से शहरों में पलायन करते हैं। ये सोचकर आते हैं कि ये शहर उनकी सारी तकलीफों को दूर कर देंगे, शहर में सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, रोजगार है। लेकिन इन शहरों का असली और कड़वा सच क्या है, उसे आज आप पहले इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां न्यूजीलैंड जैसे देश की आबादी के बराबर 60 लाख लोग पानी के टैंकर से इस तरह पानी लेने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। और इस पानी के लिए दिल्ली में भयानक मारामारी इस समय चल रही है। दिल्ली के जिस चाणक्यपुरी इलाके में बड़े बड़े देशों के दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, उस चाणक्यपुरी इलाके में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं है और पानी के नाम पर यहां हर रोज गरीब लोगों को ऐसे ही तरसाया जा रहा है। जिस एक टैंकर में 300 से 400 बाल्टी जितना पानी होता है, उस एक टैंकर को इससे ज्यादा लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। और जब टैंकर इन इलाकों में पहुंचता है तो लोगों को एक दौड़ लगाकर इन टैंकर्स तक पहुंचना होता है सबसे पहले, और इन टैंकर्स में अपना पाइप डालना होता है। और जो व्यक्ति इस दौड़ को जीत जाता है और टैंकर में अपना पाइप डाल देता है, जो ऐसा कर पाता है उसे पानी मिल जाता है, और जो इस दौड़ में पीछे रह जाता है वो प्यासा रहता है। देखिए, ये सारी मुसीबतें सिर्फ गरीबों के नसीब में ही लिखी हैं और ये जो गरीब हैं ये असल में वोट देने के काम आते हैं। इन्हीं लोगों के वोट से सरकारें बनती हैं, इन्हीं लोगों के वोट से लोग मंत्री बनते हैं, इन्हीं लोगों के वोट से नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उन बंगलों में स्विमिंग पूल होते हैं। ये इतने ताकतवर लोग हैं जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हमारे देश के नेताओं को स्विमिंग पूल वाले बंगलों में जाकर बैठा देते हैं, इतनी ताकत इनके पास है। लेकिन इनके नसीब में यही है, हर रोज एक नया युद्ध लड़ो, हर रोज एक नई रेस में भागो और संघर्ष करो, और जो उस रेस में जीत गया उसी को पानी मिलेगा। ये इनके साथ कितना बड़ा मजाक है। 4 जून के नतीजों को लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का क्या अनुमान है? देखिए, 4 जून का सब इंतजार कर रहे हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति अपनी एक लिस्ट लेकर बैठा है।
हमारे देश में आप तो जानते ही हैं कि राजनीति लोगों के खून में है और चुनाव में क्या होने वाला है इसमें सबकी दिलचस्पी है। इसलिए आप अगर जाते होंगे, आज भी अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हर व्यक्ति आज एक ही सवाल पूछता है, 4 जून को क्या होने वाला है, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। और उसके बाद हर चाय की दुकान पर, हर नुक्कड़ पर, हर पार्टी में, हर ड्राइंग रूम में एक चर्चा शुरू हो जाती है और सब लोग अपनी एक लिस्ट लेकर बैठे हैं कि उनके हिसाब से किसे कितनी सीटें मिलेंगी। और इसीलिए विपक्ष के भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी अपना आकलन देश के लोगों को बता रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि हम तो 272 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुके, और इंडिया गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं कि हम भी 272 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुके। अब देखिए, दोनों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ने 272 ले लिए हो, मिलेंगे तो एक को, लेकिन वो कौन होगा इसी का इंतजार है। और अब बस ये इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 1 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएगा शाम को और आज तक पर आपको पता चल जाएगा कि इस समय किस पार्टी की क्या स्थिति है। लेकिन आज आपको ये बताते हैं कि अपने मुंह से बड़े बड़े नेता क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और 4 तारीख को आपको इनकी असलियत भी समझ में आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस बार बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। 400 पार तो छोड़ दीजिए, बीजेपी 200 पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी 220 से 230 सीटें ही जीत पाएगी और उसे इस बार बहुमत नहीं मिल रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना आंकलन लगाया है और उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी 200 सीटों पर सिमट जाएगी। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी इस बार हार रही है और विपक्ष का इंडिया गठबंधन 300 सीटों के साथ 4 जून को अपनी नई सरकार बनाएगा। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार, 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। देखिए, जो लोग 400 पार कह रहे थे अब बड़ा डर के कह रहे हैं 400 पार। जब से जनता को समझ में आ गया 400 पार का मतलब हुआ 143 सीटें, इस बार ये लोग 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। कि अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। जीत गए हम लोग, तो 300 पार, हम लोग 300 पार हो चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अभी भी अपने आप को 400 पार नहीं बताया है। जैसे बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा दे रही है, अगर नारा ही देना था तो इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता भी अपने लिए 400 पार का नारा दे सकते थे, लेकिन वो तो भी बहुत समझकर अपना आंकड़ा दे रहे हैं। और आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने अभी कहा कि 300 पार इंडिया गठबंधन कर लेगा, तो वो अपने हिसाब से अभी भी संयमित होकर ही बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सीधे 400 पार कर दिए। लेकिन बीजेपी का आज भी यही अनुमान है कि बीजेपी एनडीए 400 पार निश्चित रूप से कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि इस बार एनडीए निश्चित रूप से 400 पार करेगा। भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, जनरेटर्स और मोबाइल फोन फट क्यों रहे हैं और इनसे आप कैसे बच सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ये खबर। आज दिल्ली के पास नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में एयर कंडीशनर के फटने से भीषण आग लग गई। घटना उस समय हुई जब इस फ्लैट में रहने वाले परिवार ने इस एयर कंडीशनर को ऑन किया और इसके बाद इसमें शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं निकला और अचानक से ये एसी फट गया और पूरे टावर में अफरा तफरी मच गई। अच्छी बात यह रही कि घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस एसी में ब्लास्ट होने के बाद अब इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने घरों में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। इसी तरह की घटना गाजियाबाद में हुई जहां एक वॉशिंग मशीन के फटने से एक फ्लैट में आग लग गई और इस घटना के लिए भीषण गर्मी को एक वजह माना जा रहा है।
नोएडा और गाजियाबाद में पिछले 15 दिनों में एयर कंडीशनर्स फटने की 8 घटनाएं हो चुकी हैं और गाजियाबाद में तो 29 मई को एक साथ 2 कमरों के एयर कंडीशनर्स में ब्लास्ट हुआ। और ऐसा नहीं कि ये घटनाएं सिर्फ 1-2 जगह पर हो रही है। मुंबई में भी इसी महीने 21 तारीख को एक फ्लैट में एसी चलते हुए अचानक से फट गया और दिल्ली में भी 1 मई से 26 मई के बीच एसी, जनरेटर और मोबाइल फोन्स फटने की कई घटनाएं हुई और इनमें भी एसी फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। दिल्ली में 1 मई से 26 मई के बीच आग लगने की लगभग 3000 घटनाएं हुई, जिनमें कुछ घरों और बिल्डिंग्स में आग लगने का कारण भीषण गर्मी से एयर कंडीशनर्स में ब्लास्ट था। अगर एसी में ज्यादा गर्मी के दौरान ओवर हीटिंग से शॉर्ट सर्किट होता है तो उस स्थिति में इस गैस की वजह से एसी फट जाते हैं और कई घटनाओं में इससे लोगों की जान जा सकती है। 2022 में कर्नाटक के विजयनगर में एक एसी के फटने से पूरा परिवार खत्म हो गया था और 4 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसी में होने वाले शॉर्ट सर्किट का कारण सिर्फ भीषण गर्मी है, जबकि ऐसा नहीं है। एसी में ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा कारण है उसकी सर्विसिंग ना कराना, इसलिए टाइम पर सर्विस कराइए। अगर आपके एयर कंडीशनर की फैन, मोटर और मशीन में धूल मिट्टी जमी हुई है तो इससे भीषण गर्मी में आपका एसी ओवरहीट हो सकता है और इस ओवरहीटिंग से उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना 70% बढ़ जाती है और शॉर्ट सर्किट से एसी के फटने का डर रहता है। इसलिए एसी इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी नियमित सर्विसिंग जरूर करवानी चाहिए। जिन लोगों के घरों में पुराने एसी हैं और जिनमें गैस बाद में रिफिल कराई गई है, उन एयर कंडीशनर्स के फटने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए अगर आप अपने पुराने एसी में गैस रिफिल करा रहे हैं तो जरूर चेक करें कि आप कहां से अपनी गैस रिफिल करा रहे हैं और कहीं उसमें कोई घटिया क्वालिटी की गैस तो रिफिल नहीं की गई है। एसी में शॉर्ट सर्किट होने की एक बड़ी वजह होती है उसकी वायरिंग का खराब होना। अगर 1.5 टन या उससे ज्यादा के एयर कंडीशनर का बिजली पहुंचाने वाले तार की मोटाई 4 mm से कम है तो गर्मी में उस तार के जलने या स्विच बोर्ड में चिंगारी उठने का खतरा हमेशा रहता है, जिससे बाद में एसी फट भी सकता है।